स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एसएमजे के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड क्वेश्चनों को स्पेशली क्वेश्चन ना कहा जाए, दरअसल में हम पूरी तरह से थॉरो लेक्चर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन लेक्चर की हर एक लाइन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये महिला पर्यवेक्षक के पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से निकालकर ही पूरे नोट्स ड्रॉ किए गए हैं। तो इसी वजह से आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। समझने के साथ साथ में जो ये क्वेश्चन हैं इनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में और जो सेकंड लास्ट टाइम में जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे इसी से रिलेटेड हमने ये इन्फॉर्मेशन बनाई है। तो चलिए बिना देरी किए हुए किसी प्रकार की कोई और फिजूल बकवास के हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक जो है रोगों की सामान्य जानकारी है। जैसे यूनिट 1 में सबसे लास्ट टॉपिक में यदि आप देखेंगे तो उल्टी, दस्त, नेत्र संबंधी विकार, है ना, गर्भनाल संबंधी या गर्भावस्था की प्रॉब्लम, और इसी में जैसे टिटनेस हो गया, पर्टुसिस हो गया और डिप्थीरिया हो गया, टीबी हो गया, इस तरह से रिलेटेड कुछ बीमारियां स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन की हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जो बीमारियां स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन करी है ना महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस में, वो रियलिस्टिक तरीके से क्या है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को ये प्रॉब्लम आए दिन जो है वो होती रहती हैं, जिस वजह से उन्होंने स्पेसिफिक इन्हीं समस्याओं को फोकस किया है। तो आज का पूरा लेक्चर हम क्या करेंगे, डिसीज ओरिएंटेड करेंगे। जो रिलेटेड डिसीजेस हैं जो उन्होंने दी हैं उनको तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जो एट अ करंट में बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, आए दिन न्यूज़पेपर में जिनके बारे में हम चर्चाएं सुनते हैं, उनको हम सबसे पहले देखेंगे, उनको हम सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ नामदेव, एसएमजे का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। और लेक्चर शुरू करने के पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड यदि आपके माइंडसेट में कोई क्वेरी है, किसी तरह का कोई माइंड में ड्रॉबैक है, प्रिपरेशन कितनी अच्छी कर ली है और कितनी बची है, टेस्ट सीरीज के जरिए इस समस्या का सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। इस स्पेसिफिक जो है ये टेस्ट सीरीज महिला पर्यवेक्षक के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर बनाई गई है। नारी शक्ति महिला पर्यवेक्षक टेस्ट सीरीज का नाम है स्टूडेंट। और इस टेस्ट सीरीज में का जो आगाज है वो 3 फैब से दरअसल में हो चुका है, और टॉपिक वाइज टेस्ट पर डिस्कशन आपको देखने को मिल जाएगा, या टॉपिक वाइज इस टेस्ट सीरीज को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप क्वेश्चनों का लेवल और स्टैंडर्ड देख सकेंगे, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और जैसे ही ये 10 यूनिट पूरी तरह से होती है कंप्लीट, तो फिर उसके बाद 5 एफएलटी हैं। तो इस तरह से इस एग्जाम को पूरी तरह से 100% कंडक्ट करने में और कवर्ड करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने भी, उनको ये लगता है कि कोई डाउट है तैयारी में, कैसी करनी चाहिए तैयारी, वो इस टेस्ट सीरीज के जरिए अपने को क्या कर सकते हैं, बेहतर है तो बेहतरीन बना सकते हैं। कॉस्ट बहुत कम रखा गया है ताकि इजी टू एक्सेस हो, हर के पास ये जो मौका है वो पहुंच सके और हर कोई इस सुनियोजित मौके का बराबर लाभ उठा सके। तो एक बार जरूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज एसएमजे की तरफ से, वो भी महिला पर्यवेक्षक में। अब सुनिए मुद्दे की चीज। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने कभी भी अगर डिसीज का चैप्टर पढ़ा होगा तो जीवाणु से होने वाली डिसीजेस, विषाणु से होने वाली डिसीजेस, परजीवी मतलब प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीजेस, फंगल से होने वाली डिसीजेस और कृमि से होने वाली डिसीजेस के बारे में पढ़ा है। लेकिन महिला पर्यवेक्षक ने साफ साफ मेंशन किया है कि उनको कौन सी डिसीज पे नोट चाहिए, या उनको कौन कौन सी डिसीज से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम उन्हीं डिसीजेस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जो उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखी हैं। तो जब भी आप इन डिसीज की तरफ मूव ऑन करेंगे, या आप अगर सिलेबस की तरफ जाएंगे, तो डिसीज वाला चैप्टर यूनिट 1 में सबसे लास्ट पायदान पे है, और उसमें ज्यादातर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब जीवाणुओं से होने वाली समस्याएं हैं। तो बिना देरी किए हुए जो जीवाणुओं से होने वाली समस्याएं हैं, हम उन्हीं से अपना कारवां शुरू करते हैं। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहले जिस डिसऑर्डर से हम अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं डिप्थीरिया। स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझिएगा मेरी बातें।
क्योंकि एमसीक्यूज फॉर्म में अगर हम करेंगे तो सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ही कर पाएंगे और 1 घंटे पूरा पूरा हमारा लग जाएगा, और उसी 1 घंटे में 60 मिनट में हम पूरा चैप्टर ही कर लेते हैं जिसमें आपके n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। बस दिक्कत यह है कि एमसीक्यूज प्रिपरेशन नहीं हो पाई आपकी, लेकिन आपको रिलेटेड एवरी इंफॉर्मेशन उस डिसीज से मिल गई और फिर आप आगे खुद ही एमसीक्यूज लगाएंगे तो आप पाएंगे कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे डिप्थीरिया, सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रामीण अंचलों में डिप्थीरिया को किस रोग के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है गलघोंटू या रोहिणी। तो गलघोंटू रोग, रोहिणी रोग, ये दरअसल में डिप्थीरिया के पर्यायवाची हैं, डिप्थीरिया के सिनोनिम हैं। अच्छा, कौन से जीवाणु की वजह से डिप्थीरिया समस्या होती है? तो एक जीवाणु है स्टूडेंट जिसका नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। दूसरा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट कि जीवाणु जनित समस्या डिप्थीरिया में रोग कारक कौन है, या डिप्थीरिया समस्या किस जीवाणु की वजह से होती है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से। और जो ये जीवाणु है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ये जीवाणु आपके श्वास नली को, श्वास नली जो आप ये इमेज देख रहे हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं विंड पाइप, इसको प्रभावित करता है। दरअसल में होता यह है कि जिन भी बच्चों को, स्पेशली डिप्थीरिया समस्या से ज्यादातर बच्चे प्रभावित होते हैं, ये भी क्वेश्चन था स्टूडेंट। डिप्थीरिया समस्या में होता क्या है कि जो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु होता है, ये बहुत अधिक संख्या में श्वास नली के अंदर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ाते हैं, जिस वजह से जो श्वास नली है इसके अंदर बहुत सारे जीवाणु 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 एक मेम्ब्रेनस कवरिंग बना लेते हैं, एक झिल्ली युक्त संरचना बना लेते हैं, और फिर उस बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी होती है। इसलिए बच्चा बार बार अपना गला पकड़ता है, क्योंकि गला पकड़ने का मेन रीजन है कि उसको अंगों को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसके अंगों को पूर्णतया न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसके अंगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिस वजह से बच्चा गला पकड़ के इस बात को बताने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से डिप्थीरिया को गलघोंटू के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डिप्थीरिया का उपनाम क्या है, डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है, डिप्थीरिया में कौन सी चीज प्रभावित होती है। तो आई थिंक ये चीज आपसे बन जाएगी। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछे कि डिप्थीरिया बीमारी में जनरली बच्चे प्रभावित होते हैं, और जब भी डिप्थीरिया का कोई पेशेंट होता है वो यदि खांसेगा और छींकेगा तो उसकी श्वास नली में जो बैक्टीरिया हैं वो क्या हो सकते हैं, वो वातावरण में आ सकते हैं, और हो सकता है सामने कोई स्वस्थ व्यक्ति हो तो उसको भी इस बीमारी से ग्रसित कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे रोग जिनमें श्वसन तंत्र या श्वसन तंत्र का कोई घटक प्रभावित है और ऐसा पर्सन यदि खांसी और छींके तो इससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब याद रखिएगा स्टूडेंट, जिस बीमारी में श्वसन तंत्र या लंग्स प्रभावित होते हैं, ऐसा व्यक्ति खांसता है या छींकता है, यही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का कारण है, यही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो जो बच्चा डिप्थीरिया से ग्रसित है उसको खांसते और छींकते समय मुंह पे हमेशा रुमाल इस्तेमाल करना चाहिए। हैंकरचीफ शुड बी यूजेस, और हैंकरचीफ या रुमाल ना हो तो हमेशा जब भी वो खांसी छींके तो बाएं साइड पर वो जो आम होती है उस साइड उसे खांसना या छींकना चाहिए। ये गुड मैनर कहलाते हैं, या बेहतर जो है ये क्या है, स्वास्थ्य की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो डॉक्टर हैं ये उस बच्चे को चेक कर रही हैं कि दरअसल में जो इन्फेक्शन का लेवल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या कितना इन्फेक्शन है। तो डिप्थीरिया में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक सबसे काम की चीज, यदि कोई बच्चा डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है तो कौन सी चीज के जरिए उसका इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसके बलगम या कफ की जांच करेगा,
बलगम या कफ की जांच जिसको स्पुटम टेस्ट कहते हैं, उसमें यदि ये बैक्टीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया आ गया तो डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक दवाएं देता है, जैसे सेफोडॉक्सिम देता है, सेफेक्सिम देता है, एजिथ्रोमाइसिन देता है। इस तरह की एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन यदि आपका बच्चा पैदा हुआ और आप चाहते हैं कि उस बच्चे को डिप्थीरिया ना हो, तो आप क्या करें, उस बच्चे को जो हाल ही में पैदा हुआ है उसे डीपीटी की वैक्सीन दे दें। तो यदि आप डीपीटी की वैक्सीन देते हैं अपने बच्चे को, तो आप याद करिएगा या याद रखिएगा, आपके बच्चे को आगे आगामी फ्यूचर में कभी डिप्थीरिया नहीं होगा। याद रहेगी ये चीज। तो डीपीटी का टीका देकर डिप्थीरिया रोग को होने से बचाया जा सकता है। ये स्टोरी है स्टूडेंट। चलिए चलते हैं दूसरी डिसीज की तरफ। दूसरी डिसीज का नाम है स्टूडेंट पर्टुसिस। पर्टुसिस का मतलब होता है काली खांसी। पर्टुसिस को ही व्हूपिंग कफ भी कहते हैं और पर्टुसिस ही कुकर खांसी भी कहलाती है। तो जो चार मैंने नाम लिए ये आपको ध्यान रखना है। ये महिला पर्यवेक्षक के अलग अलग सेटों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हूपिंग कफ जिसको काली खांसी कहते हैं ये किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, परजीवी, कवक। तो मैंने आपको पहले ही बताया मैं जीवाणुओं से होने वाले रोग आपको पढ़ा रहा हूं। तो इस स्टोरी में या इस कहानी में एक जीवाणु उत्तरदायी है जो व्हूपिंग कफ मतलब पर्टुसिस या कुकुर खांसी का कारण बनता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब उस जीवाणु का नाम है हीमोफिलस पर्टुसिस। ये हीमोफिलस पर्टुसिस जीवाणु जो है यही यदि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर पहुंच जाए, और दरअसल में ये व्यक्ति नहीं, ये बच्चा होगा, क्योंकि पर्टुसिस बीमारी में भी बच्चे ही प्रभावित होते हैं और स्पेशली 0 से 5 साल के बच्चे प्रभावित होते हैं। याद रहेगा ये चीज कि पर्टुसिस बीमारी में कौन प्रभावित होता है? बच्चे प्रभावित होते हैं, वो भी जिनकी एज 0 to 5 ईयर होती है। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये हीमोफिलस पर्टुसिस जीवाणु यदि बच्चे के शरीर के अंदर पहुंच गया तो किस अंग को प्रभावित करेगा, किस अंग को इतना कमजोर कर देगा कि बच्चा खांसेगा और छींकेगा तो सूसू और पोटी भी कर सकता है? यदि बच्चे के किस अंग में ये जीवाणु पहुंच गया हीमोफिलस पर्टुसिस, तो बच्चे को बहुत दिक्कत हो सकती है। आंसर है लंग्स। कहने का मतलब यह हुआ कि हीमोफिलस पर्टुसिस जो जीवाणु है ये बच्चे के शरीर के लंग्स में पहुंच जाए, फेफड़ों में पहुंच जाए, तो लंग्स में जो सेल्स होती हैं जिनको एल्वियोलाई सेल्स कहते हैं, जिनको वायु कूपिकाएं कहते हैं, उन वायु कूपिकाओं को या उन श्वसन कोशिकाओं को ये डैमेज कर देता है, उनको रफ्चर कर देता है, और जिस वजह से फिर जो नवजात शिशु है उसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैसीय आदान प्रदान नहीं हो पाता है, और जिस वजह से बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पर्टुसिस बीमारी में लंग्स प्रभावित होते हैं। लंग्स ऑर्गन है, अंग है। कोशिकाएं एल्वियोलाई प्रभावित होती हैं। पर्टुसिस बीमारी का कारण हीमोफिलस पर्टुसिस जीवाणु है, और पर्टुसिस बीमारी को ही काली खांसी, कुकुर खांसी, व्हूपिंग कफ जैसे नामों से जाना जाता है या पहचाना जाता है। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट टिटनेस की। टिटनेस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर होंगे कि जब कट जाए, छिल जाए या कहीं पर भी मैदान में खेलते समय कभी कोई चोट लग गई, घर में अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं और ब्लड आ गया, तो जब भी कट जाए या छिल जाए या लोहे वगैरह की कील लग जाती है तो टिटनेस बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्यों? अब आप इसका रियलिस्टिक आंसर सुनिए। दरअसल में जैसे परमात्मा हर जगह विद्यमान है, परमात्मा के बाद यदि कोई चीज हर जगह विद्यमान है, जल में, थल में, वायु में, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जीवाणु। ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जीवाणु जहां पर भी आपको घाव होता है उस वाली जगह पर आता है, तत्काल आपके ब्लड में मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड से मस्तिष्क में पहुंचता है, और मस्तिष्क में यदि ये जीवाणु पहुंच गया तो आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। मतलब इस बीमारी में, टिटनेस बीमारी में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और यदि ये जीवाणु मस्तिष्क में पहुंच गया तो मस्तिष्क का जो हिस्सा
आपके लोअर जॉ पे कंट्रोल रखता है, उसी को अधिकार क्षेत्र में ले लेगा। इस वजह से जब कभी आप मुंह चलाएंगे मतलब बोलेंगे, जिस वजह से कभी आप भोजन चबाएंगे, तो सिर्फ आपका ऊपरी जबड़ा काम करेगा, जो निचला जबड़ा है ये काम नहीं करेगा स्टूडेंट। तो जिस बीमारी में निचला जबड़ा काम नहीं करता, लोअर जॉ फंक्शनिंग नहीं करता, उसी को हम कहते हैं कौन सी बीमारी? टिटनेस बीमारी। तो अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लॉक जॉ या निचला जबड़ा जाम होना ये कौन सी बीमारी का संकेत है, आंसर याद रखेंगे आप, टिटनेस का संकेत है। याद रहेगी ये चीज? अच्छा, अब आगे चल के यदि आप फिर भी इलाज नहीं करा रहे हैं और आपका निचला जबड़ा जाम हो चुका है, तो कुछ समय बाद इसी बीमारी में आगे आपके स्पाइनल कॉर्ड में बैक्टीरिया का अटैक होगा और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आगे की तरफ जाएगी, आपका सर पीछे की तरफ जाएगा और आप इस तरह से दिखाई पड़ेंगे, मतलब आपका शरीर धनुष के आकार का हो जाएगा। और यदि आपका शरीर धनुष के आकार का हो गया, इसका सीधा सा मतलब है बेटा, क्या मतलब है इसका सीधा सा मतलब? कि फिर निश्चित रूप में आपको बहुत दिक्कत और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो कहने का सीधा सा मतलब यह हुआ कि कौन सी बीमारी में व्यक्ति का शरीर धनुष के आकार का हो जाता है? टिटनेस। कौन सी बीमारी को लॉक जॉ बीमारी कहते हैं? टिटनेस। कौन सी बीमारी में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? टिटनेस। कौन सी बीमारी में मस्तिष्क प्रभावित होता है? आंसर है टिटनेस। और सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन कि ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो इतना घातक जीवाणु है, ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है? तो घाव के रास्ते से। तो घाव के रास्ते से ये जो जीवाणु है ये हमारे शरीर में क्या करता है? ये प्रवेश करता है। इतना याद रहेगा स्टूडेंट? अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो यदि कोई आपसे पूछे कि जबड़ा जाम होना मतलब लॉक जॉ, यदि कोई आपसे पूछे धनुष टंकार या बो स्ट्रिंग डिसीज किसे कहते हैं, तो ये आपको अब क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब यदि ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, यदि कोई बच्चा पैदा हुआ है, जैसे ये बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्ची पैदा हुई है, इसको डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इन 3 महत्वपूर्ण बीमारियों से बचाना है। तो मैंने आपको बताया था, या आप यदि पहली बार लेक्चर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनेगा, यदि किसी नवजात शिशु को या यदि किसी न्यूबॉर्न बेबी को डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाना है, तो हमें क्या करना होगा? डीपीटी का टीका देना होगा। डीपीटी का टीका देना होगा मतलब डीपीटी का टीका में टिटनेस, पर्टुसिस और डिप्थीरिया के जो रोग कारक हैं उन्हीं को एक साथ में मर्ज करके पेशेंट को दे दिया जाता है। मतलब एक ही टीका दिए जाने पर तीनों बीमारियों का जो है मुकाबला बच्चा कर सकता है। इसी वजह से डीपीटी के टीके को, डीपीटी की वैक्सीन को, चूंकि वो एक टीका लगने पर 3 बीमारियों से बच्चों की रक्षा करता है, इसलिए डीपीटी टीके को तृतीयक प्रतिजन टीका कहा जाता है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है। तो इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान रखना है। और मैंने आपको ये चीज आगे पढ़ाऊंगा मैं, अगर आप लेक्चर देखेंगे नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम वाला, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डीपीटी के टीके की जगह उन्होंने पेंटावेलेंट टीका जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो डीपीटी के टीके की जगह पर पेंटावेलेंट टीका जो है वो अब क्या है? वो देखने को मिलता है। तो पेंटावेलेंट टीका में डीपीटी के 3 टीके तो आ ही जाते हैं, और भी 2 बीमारियों से बच्चे की सुरक्षा हो जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। या आज आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा आप चेक करिएगा नेट पर डाल के, पेंटावेलेंट वैक्सीन एक है लेकिन कौन सी 5 बीमारियों से शिशु के शरीर की रक्षा करती है? देखते हैं क्या बताते हैं आप लोग आंसर। चलते हैं आगे। तो अब भी जिसके बारे में मैंने चर्चा की कि डिप्थीरिया जिसको गलघोंटू कहते हैं, डिप्थीरिया जिसको गांव में रूहनी कहते हैं, पर्टुसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, टिटनेस जिसे लॉक जॉ कहते हैं, और धनुष टंकार डिसीज कहते हैं। तो ये 3 जो बीमारियां हैं, इन 3 बीमारियों से शिशु के शरीर की क्या हो जाती है? रक्षा हो जाती है। तो एक वैक्सीन दिए जाने पर तीनों रोगों से सुरक्षा हो जाती है। यही कहलाता है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन,
इसी को कहते हैं तृतीयक प्रतिजन टीका। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो तृतीयक प्रतिजन टीका होता है ये कब दिया जाता है? तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन या तृतीयक प्रतिजन टीका जो है वो हमेशा आप याद रखेंगे लेफ्ट थाई में दिया जाता है। ये देखिए डीपीटी का वैक्सीन जो है वो बाएं वाले पैर में दिया जाता है, वो भी इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। तो ये चीज एकदम क्लियर है आपकी। अच्छा, इसके बाद आपके सिलेबस में एक चीज और उन्होंने ऐड करी है, निमोनिया। दरअसल में निमोनिया एक ऐसा रोग है जिससे लंग्स प्रभावित होते हैं, जीवाणु जनित एक तरह की समस्या है। अच्छा याद करिए स्टूडेंट, कोरोना में भी लंग्स प्रभावित होते थे, और जिस बीमारी में लंग्स प्रभावित होता है या श्वसन तंत्र प्रभावित होता है उस बीमारी को हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये वर्ड आप याद रखेंगे, 17 में बहुत सारे पेपर में ये चीज पूछी गई है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वह है जिसमें श्वसन तंत्र का कोई एक घटक या श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो एक जीवाणु की वजह से होती है जिसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। और ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु जो है याद रखेंगे ये दूषित जल और भोजन के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। जैसे टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, तो जैसे टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है बिल्कुल उसी तरह से वो जो जीवाणु है वो भोजन के रास्ते या दूषित जल के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसी तरह से डिप्लोकोकस निमोनी वो जीवाणु जो निमोनिया रोग का कारण है वो भी दूषित जल और भोजन के जरिए हमारे शरीर में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो यहां तक कहानी क्लियर है। तो आपसे निमोनिया में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने बिल्कुल एज इट इज लिख दिए हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन, किस जीवाणु की वजह से यह समस्या पैदा होगी? डिप्लोकोकस निमोनी। दूसरा क्वेश्चन, जो निमोनिया है वो कौन से जीवाणु के शरीर में एंट्री लेने से होगी? दूषित जल एवं भोजन के द्वारा शरीर में यह जीवाणु जो है ये पहुंचता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस बीमारी में जो प्रभावित अंग है वो होता है फेफड़ा। तो इतना क्लियर हो गया आपको? तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बड़ा कॉमन है, लेकिन आपके सिलेबस में उन्होंने मेंशन नहीं किया है ये चीज। मतलब उनको इंफॉर्मेशन में इस बीमारी का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन जब भी हम जीवाणु जनित समस्याएं पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? टाइफाइड को जरूर ध्यान रखते हैं। तो मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं कि टाइफाइड को आंत बुखार कहते हैं, ग्रामीण अंचलों में इसे मोतीझरा के नाम से जाना जाता है। और यह मोतीझरा या मियादी बुखार या आंत बुखार जो है ये एक जीवाणु की वजह से होती है जिसे कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। ये वो जीवाणु है जो इस समस्या का कारण बनता है। तो इतना क्लियर हो गया आपको? अब सुनिए मुद्दे की बात। साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है ये दूषित जल और भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे निमोनिया का जीवाणु करता है। भाई निमोनिया का जीवाणु भी शरीर में कैसे एंट्री लेता है? तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। अब यदि कभी आपको टाइफाइड समस्या से गुजरना पड़ा हो तो डॉक्टर ने हमेशा एक टेस्ट की तरफ आपको भेजा होगा और उसी टेस्ट के पॉजिटिव होने के बाद ही आपका ट्रीटमेंट शुरू कराया होगा डॉक्टर ने। इसे कहते हैं हम विडाल टेस्ट। तो टाइफाइड के लिए याद रखिएगा, टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए कौन से टेस्ट की जरूरत पड़ती है? विडाल टेस्ट। और जब भी विडाल टेस्ट से टाइफाइड कंफर्म होती है तो डॉक्टर सबसे पहले एंटीपायरेटिक दवा देकर आपके बुखार को उतारने की कोशिश करता है। इसके बाद एनाल्जेसिक दवा का उपयोग करके डॉक्टर आपके तापमान को कम करने की कोशिश करता है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि एंटीपायरेटिक दवा वो दवाएं होती हैं जो बुखार उतारने के काम आती हैं। एनाल्जेसिक दवाएं वे दवाएं होती हैं जो कि शरीर का जो पेन है या शरीर का जो दर्द है उसको कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं। और इन्हीं को एनाल्जेसिक दवाओं को ही हम पेन किलर मेडिसिन भी कहते हैं। और एंटीबायोटिक वे दवाएं होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है जीवाणु जनित समस्या के विनष्टीकरण के लिए। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतना चीज क्लियर है? ठीक है।
अच्छा, एक एंटीबायोटिक का नाम आपसे पूछते हैं स्टूडेंट, उस एंटीबायोटिक का नाम आपको ध्यान रखना है, नाम है क्लोरोमाइसिटिन। तो क्लोरोमाइसिटिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग टाइफाइड के बुखार में उस जीवाणु को जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, उसे समाप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए तो अब बात करते हैं अगली डिसीज जो आपसे ऑलरेडी उन्होंने पूछी है और इस पर क्वेश्चन हमेशा से बनते आए हैं, तो थोड़ा इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या महिला पर्यवेक्षक में स्पेशली काम किनका है? गर्भवती महिलाओं और बच्चों का। और आपको भी पता है कि गर्भवती महिला से जब बच्चे का बर्थ होता है तो सबसे पहला जो टीका दिया जाता है वो इसी डिसीज का टीका है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि सबसे पहला टीका जो गर्भस्थ शिशु को दिया जाता है वो टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है, बीसीजी का टीका। तो ऐसा क्यों है? दरअसल ये जो बीसीजी का टीका है ये इस बीमारी से बचाव करता है, टीबी से। तो चलिए आज हम एक काम करते हैं कि टीबी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। इतनी खतरनाक बीमारी है कि यदि आपका इम्यून सिस्टम 0.1% भी यदि वीक है तो आप बिलीव करिए कि आपके बॉडी के अंदर ये जो बैक्टीरिया है जो टीबी कॉज करता है वो जरूर मिलेगा। तो मैं काम करता हूं, आराम से इत्मीनान से आपको समझाता हूं इस डिसीज के बारे में। तो शुरू करते हैं ट्यूबरकुलोसिस। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, ट्यूबरकुलोसिस का जीवाणु जो है वो जिस व्यक्ति ने खोजा था उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट कोच। जी हाँ, जो रॉबर्ट कोच हैं, ये रॉबर्ट कोच जो हैं, इन्हीं को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। क्यों आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं? क्योंकि रॉबर्ट कोच ने ही टीबी रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसकी खोज की थी। और साथ ही साथ इस पर्सन ने हैजा के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी, इसकी भी खोज करी थी। तो दो प्रमुख जीवाणु, हैजे का जीवाणु विब्रियो कॉलरी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हैजे का जीवाणु विब्रियो कॉलरी, और टीबी का जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज करी है रॉबर्ट कोच ने। इसीलिए रॉबर्ट कोच को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि हैजा और टीबी आज के समय पे, वर्तमान समय पे सबसे ज्यादा जो हैं वो प्रचारित और प्रसारित बीमारियां हैं। अब जब हम टीबी को पढ़ना शुरू करते हैं स्टूडेंट, तो दो तीन चीजें बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि टीबी जो है उसको यक्षमा के नाम से भी जाना जाता है, राजयक्षमा के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को कहते हैं कोच डिसीज। जी हाँ, टीबी दरअसल में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होती है। रॉबर्ट कोच ने इसको खोजा था। तो चूंकि रॉबर्ट कोच ने इस जीवाणु को खोजा था, इसलिए इस बीमारी का नाम भी कोच डिसीज पड़ता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछना ही है कि कोच डिसीज किसे कहते हैं? टीबी को कहते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति जिसको 2 या 2 से अधिक सप्ताह से खांसी लगातार आ रही है, ऐसा लगता है कि कहीं वो टीबी से ग्रसित तो नहीं है, लेकिन उसकी पहले जांच करनी होगी, आइडेंटिफिकेशन करना होगा। तो ऐसे पर्सन को जो लगातार खांसे जा रहा है, कहीं वो टीबी का पेशेंट तो नहीं बन गया, तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल में उसको ले जाएंगे टीबी की जांच के लिए। सबसे पहला टेस्ट हम कराएंगे स्पुटम टेस्ट, जिसको कफ टेस्ट कहते हैं। और स्पुटम टेस्ट या कफ टेस्ट यदि पॉजिटिव आ जाता है बंदे का, तो फिर इसके बाद जो अगला टेस्ट होगा उसको कहते हैं मॉन्टुक्स टेस्ट। ये मॉन्टुक्स टेस्ट ऐसे होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के लिए कफ टेस्ट या स्पुटम टेस्ट या मॉन्टुक्स टेस्ट किया जाता है, तो आंसर है टीबी। अब
टीबी यदि बीमारी किसी को होती है स्टूडेंट, तो लंग्स मतलब फेफड़े प्रभावित होते हैं। और ये जो फेफड़े होते हैं, ये आपको भी पता है कि श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो क्या होते हैं, फेफड़े ही होते हैं। तो ये जो आपको लंग्स दिख रहे हैं, यदि इन्हीं लंग्स में ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु पहुंच जाए तो लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं, जो लंग्स की सिंगल यूनिट होते हैं, लंग्स की एकलक इकाई होते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है बंदे को। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीबी में प्रभावित अंग क्या होता है, तो आंसर है लंग्स या फेफड़े। अच्छा, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं, टीबी की जागरूकता के लिए टीबी दिवस कब मनाते हैं, तो 24 मार्च 1882 को एक व्यक्ति हैं मेरे ठीक पीछे, इनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट कोच। इन्होंने सबसे पहले टीबी का बैक्टीरिया डिस्कवर किया था। तो टीबी का बैक्टीरिया इसी डेट को 24 मार्च 1882 को खोजा गया था, इसीलिए इस दिन को 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस या वर्ल्ड टीबी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये है कहानी। अब यदि कोई बंदा टीबी से ग्रसित है तो हमेशा याद रखिएगा, उसको खांसते या छींकते समय हमेशा 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये नियम का पालन करना होगा। मतलब टीबी से संक्रमित यदि कोई बंदा है, जैसे ये बंदा जो है यदि ये टीबी से संक्रमित है, ये खांसेगा या छींकेगा, तो साइंस ऐसा मानता है कि लगभग 2 मीटर के दायरे में जो टीबी का पर्सन यदि खांसेगा तो वो बैक्टीरिया उस माहौल में कर देगा, और यदि कोई हेल्दी पर्सन ने इनहेल किया उसी अशुद्ध वायु को जो परिवेश में है, तो निश्चित रूप में वो स्वस्थ व्यक्ति भी उस बीमारी के बैक्टीरिया को शरीर के अंदर लेकर उस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। तो ऐसी बीमारियां, जो बीमारियां खांसने और छींकने से फैलती हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, उन्हें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। तो टीबी भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आता है, क्योंकि ये खांसने और छींकने से प्रसारित और प्रचारित होता है। इसलिए हमेशा यदि कोई टीबी का पेशेंट होता है तो रूरल एरिया में तो उसको गमछा रखने की हिदायत दी जाती है कि जब भी वो खांसे छींके वो गमछे का उपयोग करे, या तो हैंकरचीफ या रुमाल का उपयोग करे। अब बात करते हैं, यदि कोई बंदा टीबी से ग्रसित है या कोई बंदा जिसका अभी बर्थ हुआ हो वो टीबी से ग्रसित ना हो जाए, इसके लिए सबसे पहले एक टीका लगाते हैं जिसको कहते हैं बीसीजी वैक्सीन। हर नवजात शिशु को बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है ताकि टीबी रोग से सुरक्षा मिल जाए। और ये बीसीजी का टीका जो है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये सबसे पहला ऐसा जीवन रक्षक टीका होता है जो नवजात शिशु की टीबी से रक्षा करता है। और टीबी बीमारी से यदि शिशु को सुरक्षा मिल गई तो इसका मतलब है कि उसका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा और फिर वो रोगों से बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकेगा। इसी वजह से यदि किसी बंदे को टीबी की वैक्सीन नहीं लगती है या किसी बंदे को यदि बीसीजी का टीका ना लगे तो उसके शरीर के अंदर टीबी के बैक्टीरिया बहुत आसानी से प्रवेश कर जाएंगे और ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी टीबी से ग्रसित कर सकते हैं। इसीलिए 1 साल के अंदर तो टीबी की वैक्सीन किसी भी हाल में या बीसीजी का टीका किसी भी कीमत में लग ही जाना चाहिए। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछें कि नवजात शिशु को बीसीजी वैक्सीन कितने समय के अंदर लग जानी चाहिए, 1 साल के अंदर लग जानी चाहिए। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, बीसीजी के टीके का फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन। और सबसे पहले जो बीसीजी का टीका है ये साल 1921 में ये 2 साइंटिस्ट लिखे हैं स्टूडेंट, अल्बर्ट कैलमेटी और कैमिली ग्यूरिन, इनके द्वारा दरअसल में क्या हुआ था, ये खोजा गया था। भारत सरकार ने 2025 को टीबी मुक्त देश के नाम से संचालित किया है। या टीबी उन्मूलन जो है वो 2025 तक भारत से कर दिया जाएगा, ये लक्ष्य लेकर वर्तमान सरकार जो है वो चल रही है। तो 2025 में ये हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, अब एक प्रोग्राम चलाया जाता है कि यदि कोई वयस्क व्यक्ति टीबी से ग्रसित है तो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स।
कई जगह पे थेरेपी ना लिख के स्टूडेंट ट्रीटमेंट भी लिखा है। तो ये टीबी से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यक्रम है जिसका नाम डॉट्स है। इसमें टीबी से ग्रसित बंदे को जो है ये कुछ दवाइयां दी जाती हैं और इन दवाइयों के साथ साथ में जो है टीबी से सुरक्षा बंदे को मिल जाती है। 6 महीने तक इन दवाइयों को लेना कंपलसरी होता है। उन दवाइयों के नाम आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर पूछे जाएं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफेम्पिसिन, क्लोफाजिमीन, ये कुछ दवाइयां हैं जो दी जाती हैं डॉट्स थेरेपी के अंतर्गत। तो डॉट्स थेरेपी दरअसल में टीबी के उपचार की थेरेपी है स्टूडेंट, याद रहेगा ये चीज ऐसा। अब इसके बाद ये एक बीमारी है कॉलेरा, मतलब हैजा। आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सिलेबस में एक पैरामीटर है दस्त। तो ये जो बीमारी है कॉलरा, जिसे हम हैजा कहते हैं, इसमें उल्टी और दस्त कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट। तो कॉलरा या हैजा ये एक ऐसी बीमारी है जो विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु की वजह से होती है। ये विब्रियो कॉलरी क्या है इसको समझिए। यदि आप ऐसा पानी पी रहे हैं जो जल में मल मिला हुआ है, क्योंकि ये जो विब्रियो कॉलरी जीवाणु हैं ये उस जल में बहुत अच्छी तरह से पनपते हैं जिस जल में मल मिला हुआ होता है, मतलब जिसको इंग्लिश में सीवेज कहते हैं, है ना, और हिंदी में जलमल कहते हैं। तो उस जगह जैसे नदियां और तालाब में यदि जलमल की प्रधानता है और उस पानी का सेवन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो विब्रियो कॉलरी जीवाणु उस व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश कैसे करेंगे? दूषित जल या भोजन के जरिए शरीर में इनकी एंट्री होगी। ये पहुंचेंगे आंत में और आंत में पहुंचकर उल्टी दस्त शुरू करवा देंगे पेशेंट की, और पेशेंट की जैसे ही उल्टी दस्त होनी शुरू होगी तो बॉडी में क्या होगा? डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये चीज याद रखना है। अब सवाल पैदा होता है कि जब भी हैजे में निर्जलीकरण की समस्या आती है, उल्टी या दस्त की समस्या आती है, शरीर से पानी निकलता है, सोडियम पोटेशियम आयन निकलते हैं, सो ऐसी सूरत हाल में ORS यूज किया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट यूज किया जाता है। और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो है अगर इसको पानी में मिला दिया जाए तो फिर वो ORS हो जाता है, मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हो जाता है। और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को जैसे ही बंदा पीता है तो निश्चित रूप में उसे हैजा या उल्टी दस्त जैसी क्रियाओं में काफी आराम मिलता है। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जिस व्यक्ति ने ORS बनाया था उनका नाम महान लोविस करके है। उनका अभी कुछ समय पहले आई थिंक 2022 में उनकी डेथ हुई, जिनको ORS का फाउंडर कहा जाता है महान लोविस। उन्हीं के सम्मान में ORS डे मनाते हैं 29 जुलाई को। तो यदि कभी आपसे पूछे कि 29 जुलाई को क्या मनाते हैं तो टाइगर डे याद करिए, 29 जुलाई को मनाते हैं, और साथ ही साथ में ORS डे भी मनाते हैं 29 जुलाई को। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। इसके बाद ये एक डिसीज है लेप्रोसी, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में मैं हल्का सा आपको सिर्फ बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है। लेप्रोसी एक बीमारी है जिसको सबसे पहले डॉक्टर हैंसन ने पहचाना था, इसीलिए कोढ़ बीमारी को हैंसन डिसीज के नाम से जाना जाता है। ये वही बीमारी है स्टूडेंट जिस बीमारी में जो त्वचा में चकत्ते हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं। तो जैसे याद करिए, टीबी जो बीमारी है उसको कॉच डिसीज कहते हैं, उसी तरह से जो कोढ़ है उसको हैंसन डिसीज कहते हैं। और हैंसन डिसीज में याद रखेंगे कि जो हाथ और पैर होते हैं उनमें व्हाइट स्पॉट जो है या त्वचा जो है वो लगातार कैसी होती जाती है? सफेद होती जाती है। तो इस तरह से आपको ये चीज याद रखनी है। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यदि कोई बंदा लेप्रोसी से ग्रसित है या यदि कोई बंदा जो है वो ग्रसित है सफेद दाग से, तो सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम आपको याद रखना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट, अदरवाइज सिलेबस में आपके ये मेंशन नहीं है, है ना। MDT थेरेपी,
मल्टीपल ड्रग थेरेपी। तो एमडीटी थेरेपी जो है वो कुष्ठ रोग, जिसको कोढ़ कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं, हैंसन डिसीज कहते हैं, उसके इलाज में दी जाती है। और केंद्र सरकार द्वारा एमडीटी कार्यक्रम की शुरुआत 1981 में हुई थी, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो होती तो बैक्टीरिया से है। प्लेग एक ऐसी बीमारी है स्टूडेंट जो होती बैक्टीरिया से है, लेकिन फैलाते इस बीमारी को है चूहे। और पुराने समय में प्लेग बीमारी को ही काली मौत या ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टूडेंट कि काली मौत किसे कहते थे, चूहों द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है ना, और पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा कौन सी बीमारी होती है, आंसर है प्लेग। अब यहां से जो चीजें हैं मैं वो आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। यहां से जो चीजें आप देख रहे हैं उनको आपको बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट। एक बीमारी आपको दिख रही होगी, ये आपके सिलेबस में मेंशन किया है, दस्त और उल्टी। आप सबको पता है कि दस्त और उल्टी क्या है, लेकिन 2 मिनट के लिए आप समझिए कि इस चीज को सिलेबस में क्यों मेंशन किया है। वो गर्भवती महिलाएं और बच्चे, स्पेशली बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के यूट्रस में जो उसका 9 महीने घर रहा है, बच्चे के जन्म के बाद जब वो बाहर आता है तो एकदम से बाहर का प्रेशर, बाहर की चीजों में बच्चे को बैलेंस करने में टाइम लगता है। इस वजह से बच्चे के साथ में डायरिया और वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग तो जनरली नहीं होती लेकिन डायरिया जैसी प्रॉब्लम कंपलसरी होती है। तो बच्चे का जब भी बर्थ होता है तो आपने देखा होगा बच्चा वाटर लॉस जरूर करता है। ये दरअसल में वाटर लॉस इसलिए करता है ताकि बाहरी वातावरण के प्रभाव में सामंजस्य बैठाने की बच्चा कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, कुछ कुछ जगह में 3-3 दिन भी लग जाते हैं। और बच्चा जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति फैमिलियर होता है फिर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कोई बच्चा फिर भी लगातार उल्टी और दस्त किए जा रहा है, लगातार उसके शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो फिर ये थोड़ा सा बैड इंडिकेशन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम दस्त से। तो दस्त की जो सबसे मेन वजह है या मेन रीजन है स्टूडेंट, वो है रोटा वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO ने बताया था कि 10 में से 7 जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है? क्योंकि रोटा वायरस जो है वो असल मायने में वाटर लॉस का रीजन बनता है। लेकिन आप अच्छे से देखिए, एक परजीवी का नाम मैंने लिखा है, पूछा है क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, और ये उसका इमेज है। यदि ये परजीवी किसी तरह से बच्चे के शरीर के अंदर चला गया या बड़े के शरीर के अंदर चला गया है ना, तो फिर वो क्या होगा स्टूडेंट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दस्त में लक्षण कैसे होते हैं कि निश्चित रूप में वाटरी फ्लूइड निकलता है बॉडी से बाहर, इस तरह से बच्चे को डिहाइड्रेशन होगा। ऐसा बच्चा जिसको दस्त लगातार लग रहे हैं उसका यदि हमको रोकथाम करना है तो ORS देना पड़ेगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट देने पड़ेंगे। आजकल तो वो सीधे सीधे वो एक स्ट्रिप डालो और डायरेक्ट सोल्यूशन ले सकते हो, वो भी है ना। स्वच्छ पानी, पोषक तत्व। कुल मिला के जब भी किसी बच्चे को दस्त होते हैं, ध्यान रखिएगा, तो उसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल चीजों का सेवन करना चाहिए। मतलब ऐसी चीजें जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कोकोनट वाटर यूज करे, फल सब्जियां ज्यादा खाएं, तरबूज ज्यादा खाएं, मतलब वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, इस तरह की चीजें ज्यादा यूज करे वो। और एक चीज और बतानी थी स्टूडेंट कि जब भी दस्त होता है तो हमेशा याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड होती है, मतलब आंत प्रभावित होती हैं। आंत सर्वाधिक प्रभावित होती हैं दस्त में। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं उल्टी की, तो उल्टी तो दरअसल में आपको ही पता है कि क्या है, बस जो एक नया वर्ड आप सीखेंगे मेरे थ्रू उसको आपको हमेशा याद रखना है कि उल्टी एक रिफ्लेक्स रिएक्शन है, उल्टी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। और ये प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जिन पर मस्तिष्क की कंट्रोलिंग ना होकर स्पाइनल कॉर्ड का समन्वयन होता है।
ऐसी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा न होकर यदि स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स रिएक्शन। मार्शल हॉल ने इनकी खोज सबसे पहले की थी। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप ये क्रिया उल्टी कराते हैं, कई बार उल्टी जानबूझकर कराई जाती है ताकि आपके अंदर से जो आमाशय में या जो जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएं। चूंकि वो अनावश्यक पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो अगर बॉडी से निकल गए तो आपके अंदर का जो गट है वो हेल्दी हो जाता है। तो कोई जरूरी नहीं कि जो उल्टी है वो बस डिसीज में ही होगी। कई बार जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, स्पेशली योगी वगैरह जो होते हैं, वो जानबूझ के क्या करते हैं? उल्टी कराते हैं। और स्पेशली आयुर्वेद में इसका वर्णन भी है, जिसको वमन या विरेचन के नाम से भी, वमन के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब उल्टी जो है वो होती क्यों है, महिला पर्यवेक्षक ये पूछता है। तो उल्टी होने का सबसे कॉमन रीजन जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट में आया है उसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये पूछा जाता है कि महिला पर्यवेक्षक में ये पूछा जाएगा आपसे कि उल्टी का सबसे बड़ा कारण क्या है? खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। दरअसल में फूड पॉइजनिंग 2 बैक्टीरिया और 1 फंगस के द्वारा होती है। ये 2 बैक्टीरिया और 1 फंगस का नाम बहुत जरूरी है स्टूडेंट आपको पता होना, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी में जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि आपको जो उल्टी होती है और यदि ये उल्टी का रीजन फूड पॉइजनिंग है, मतलब खाद्य विषाक्तता है, तो खाद्य विषाक्तता 2 सूक्ष्म जीवों की वजह से होती है। पहला जीवाणु है, ये छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। और ये कवक। अब याद रखिए, महिला पर्यवेक्षक ने जो छत्तीसगढ़ में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें दोनों के दोनों जीवाणुओं के नाम पूछे थे। तो दोनों जीवाणुओं के नाम में मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला जीवाणु है साल मोनेला बेसिलाई। ये पहला जीवाणु है जो फूड पॉइजनिंग के लिए उत्तरदायी है। और दूसरा जीवाणु है क्लॉस्ट्रीडियम। तो क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज भी फूड पॉइजनिंग के लिए उत्तरदायी है स्टूडेंट। एक कवक है जो इस समस्या के लिए उत्तरदायी है और उस कवक का नाम एस्परजिलस है। तो एस्परजिलस कवक। तो एस्परजिलस कवक जो है जब ये खाद्य पदार्थों के संपर्क में आती है तभी अपने अंदर से एक टॉक्सिन मटेरियल निकालती है, एक विष निकालती है जिसे कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन। और यही एफ्लाटॉक्सिन वाली फूड सामग्री यदि आप खाते हैं तो आपको होगी फूड पॉइजनिंग। तो यहां जो 4 वर्ड मैंने लिखे हैं स्टूडेंट, ये चारों वर्ड आपको आने चाहिए कि खाद्य विषाक्तता किस जीवाणु की वजह से होती है, खाद्य विषाक्तता जिस जीवाणु की वजह से होती है, अगर साल्मोनेला बेसिलाई ऑप्शन में ना हो तो क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज टिक करोगे आप। अगर ये दोनों ना हो तो खाद्य विषाक्तता का रीजन कौन सी कवक है, और ये भी नहीं पूछा जाएगा तो खाद्य विषाक्तता के लिए उत्तरदायी कवक एस्परजिलस कौन से प्रतिविष या कौन से टॉक्सिन को रिलीज करती है जिस वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। आंसर है एफ्लाटॉक्सिन। ये याद रखना है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। चलिए अब जहां थे वहीं पहुंचते हैं। अब यदि कभी ऐसा हो कि किसी बंदे को यदि उल्टी आ रही है तो या तो उसने सड़ा गला खाना खा लिया है, मतलब फूड पॉइजनिंग हो गई है, और फूड पॉइजनिंग से जो अंग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है वो होता है लीवर, ठीक। अच्छा, अब
लक्षण की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो जो उल्टी होती है, उल्टी में जो खाना होता है वो बाहर आ जाता है। जनरली जो हमारे स्टमक में खाना होता है वो तो बाहर पूरा पूरा आ जाता है, ये तो आपको पता है। और ऐसे करने से भी डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण की समस्या होती है। तो या तो दस्त का माध्यम हो या उल्टी का माध्यम हो, दोनों रीजन से बॉडी से वाटर एलिमिनेट होगा तो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन होगा, और दोनों सूरत हाल में ORS तो लिया ही लिया जाएगा। अब सुनिए मुद्दे की चीज, जब भी उल्टी होगी तो आपको ORS तो लेना ही लेना है, लेकिन इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, स्वच्छ पानी और पोषण युक्त भोजन। पानी सिप सिप कर पीना है, और पोषण युक्त आहार जो आप लेंगे वो दलिया लेंगे, सॉलिड मील ना लेकर सेमी सॉलिड या लिक्विड मील लेंगे। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका महिला पर्यवेक्षक में, कि जब भी किसी बंदे को उल्टी होगी तो उसे किस तरह का भोजन लेना चाहिए। स्वच्छ जल लेना चाहिए, और दूसरा पोषण युक्त भोजन, लेकिन वो सॉलिड ना हो, सेमी सॉलिड हो, जैसे दलिया वगैरह हो, जिसको, क्योंकि इंटेस्टाइन प्रभावित होती है ज्यादातर दस्त वगैरह में, है ना, या उल्टी वगैरह में, तो उनके लिए बहुत आसानी से पचने लायक भोजन ही हम क्या करते हैं, देते हैं। तो दलिया जो सेमी सॉलिड फूड होता है वो बहुत अच्छा होता है ऐसी सूरत हाल में या ऐसी कंडीशन में। और फिर उपचार की बात करें तो जो दस्त में उपचार थे वही उपचार हम यहां भी कर रहे हैं, कि अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देंगे और गंभीर मामलों में IV फ्लूइड देंगे। मतलब ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि फिर वो DNS चढ़ाता है कि वो NS चढ़ाता है कि वो क्या चढ़ाता है। तो ये है कहानी, ठीक है। अब इसके बाद एक और चैप्टर जो उन्होंने दे रखा है आपके सिलेबस में, आंखों का संक्रमण, आई इन्फेक्शन। तो जब भी आंखों के संक्रमण की बात आती है या आंखों में इन्फेक्शन की बात आती है तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट कि आंखों में इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, डस्ट की वजह से भी हो सकता है, विटामिन की कमी से भी हो सकता है। मतलब देयर हैव मेनी सेवरल रीजन विच कॉजेस आई इन्फेक्शन। बहुत से रीजन हो सकते हैं जो आंखों में संक्रमण उत्पन्न करें, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वही बता रहा हूं। सबसे पहले जो वायरस इस समस्या के लिए उत्तरदायी है उसे एडिनो वायरस कहते हैं, और एक और वायरस है जिसका नाम है ट्रैकोमा। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। तो ट्रैकोमा एक वायरस है, ये आंखों में सूजन पैदा करता था, और 2018 में भारत सरकार ने ट्रैकोमा फ्री होने का दावा किया, लेकिन 2024 में WHO ने सर्टिफिकेट दिया है इंडिया को कि हाँ आप ट्रैकोमा फ्री हो। तो याद रखिएगा ट्रैकोमा वायरल इन्फेक्शन है, आंखें प्रभावित होती हैं, और 2024 में इंडिया ट्रैकोमा फ्री हुआ है। ये चीज याद रखनी है। अब एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया की दो स्पीसीज हैं, इनकी वजह से भी आंखों में इन्फेक्शन या आंखों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, आंखों में इन्फेक्शन दोनों वजह से हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में आंखों में लालिमा होगी, खुजली होगी, आंखों से पानी आएगा, मतलब ये लक्षण है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर ऐसी कंडीशन है कभी तो आप क्या यूज करोगे। तो आंखों को आप हमेशा साफ रखोगे, साफ स्वच्छ पानी से उन्हें धुलोगे, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखोगे, उसके हैंकरचीफ उसकी कोई भी चीज नहीं आप यूज करोगे, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन जो है वो बड़े तेजी से कम्युनिकेट होता है। अगर आप उस इन्फेक्टेड पर्सन की चीजें यूज करते हैं तो ये आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो कुछ समय के लिए उससे डिस्टेंस बना के रखें, सैनिटाइजर से अपने हाथों को जरूर रब करते रहें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आई इन्फेक्शन के देयर है मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, उसमें से कुछ कॉमन रीजन कुछ ड्रॉबैक के साथ यदि आप जानते हैं तो देखिए सबसे पहले है कंजक्टिवाइटिस। तो ये कंजक्टिवाइटिस जो होती है स्टूडेंट, ये कंजक्टिवाइटिस जो है ये आंखों का सामान्य संक्रमण है जो डस्ट की वजह से होता है। जैसे आपकी आंखों में बहुत ज्यादा डस्ट चली जाए तो आपने देखा होगा ये वाला पोर्शन जो किनारे वाले पोर्शन होते हैं आईज के वो बहुत ज्यादा रेड हो जाते हैं क्योंकि आप आंखों को मसल लेते हैं। तो कंजक्टिवा पोर्शन दरअसल में
जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनकी वजह से स्टिमुलेट हो जाती है, इस वजह से कंजक्टिवाइटिस बीमारी होती है, जिसमें आंखों का जो कंजक्टिवा है वो स्वेल हो जाता है। दूसरा है एंडोप्थाल्मिटिस, ये बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन की वजह से है, इसको आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। ब्लेफराइटिस जो है, ये जो आंखों को ये जो ढकने वाली परत होती है जिसको आप पलकें कहते हैं, इसमें ये बीमारी होती है। ये आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ब्लेफराइटिस में आंखों में कौन सी परत या आंखों के कौन से स्तर में संक्रमण का खतरा मंडराता है। आंसर है आंखों को ढकने वाली त्वचा की परत में सूजन आ जाती है ब्लेफराइटिस में। केराटाइटिस का मतलब होता है कि जो कॉर्निया होती है उसमें यदि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन आ जाए। ये कॉर्निया क्या होती है, आपने अक्सर करके सुना होगा कि लोग अपनी आंखें दान करते हैं। दरअसल में स्टूडेंट पूरी आंख नहीं दान की जाती है, आंख का सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया दान किया जाता है, क्योंकि कॉर्निया में ब्लड सेल्स नहीं होती, और ब्लड सेल्स नहीं होती जिस वजह से ना तो एंटीजन होगा ना एंटीबॉडी होगी। और इस दुनिया में दूसरे की बॉडी उस व्यक्ति के अंग को बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेगी जिस अंग के पास ना एंटीजन हो ना एंटीबॉडी होगा। तो कॉर्निया, याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा जिस टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन होता है, सबसे ज्यादा जिस ऊतक का प्रत्यारोपण होता है, वो कॉर्निया ही कहलाती है। और कॉर्निया में ब्लड सेल नहीं होती हैं, जिस वजह से इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना बहुत आसान हो जाता है। ज़िरोफ्थेल्मिया या ज़िरोफ्थेल्मिया का मतलब होता है ड्राइनेस इन द आई, आंखों का सूख जाना। दरअसल में आंखों में एक द्रव होता है स्टूडेंट जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। एक विटामिन ए होता है जिसको ऑप्थल विटामिन भी कहते हैं। यदि ये विटामिन सूख जाए, माफी चाहता हूं, यदि ये विटामिन कम हो जाए बॉडी में, तो आंखों का एक्वस ह्यूमर द्रव सूख जाता है, जिस वजह से यह समस्या होती है जिसको हम ज़िरोफ्थेल्मिया या ड्राई आईज कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप परेशान मत हो। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंजक्टिवाइटिस में प्रभावित अंग आंख, ब्लेफराइटिस में प्रभावित अंग आंख, है ना, केराटाइटिस में प्रभावित आंख का कौन सा भाग है, कॉर्निया। ज़िरोफ्थेल्मिया में आंखों में प्रभावित जो अंग है वो आंख है, लेकिन किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होता है ज़िरोफ्थेल्मिया। और अब सबसे लास्ट में गर्भवती महिला से उसके बच्चे का जुड़ाव जिस नाल द्वारा होता है उसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, उसे हम कहते हैं गर्भनाल। तो यही गर्भनाल संक्रमण जो है, यही अम्बिलिकल कॉर्ड में इंफेक्शन यदि हो जाए तो फिर जो है वो कैसी चीजें होंगी। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। सबसे पहले आप इमेज देखिए, ये आपको गर्भस्थ शिशु दिख रहा होगा, फीटस दिख रहा होगा। ये रेड कलर की जो चीज दिख रही होगी, ये रेड कलर की चीज है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का निर्माण गर्भाशय की आंतरिक दीवार के द्वारा होता है। अभी आप ये बात याद रखिएगा कि गर्भाशय ही प्लेसेंटा बनाता है। दरअसल में गर्भाशय में 3 वॉल होती हैं, जिसमें सबसे अंदर वाली वॉल एंडोमेट्रियम ही बनाती है, किसको, प्लेसेंटा को। लेकिन अभी आप रहने दीजिए, गर्भाशय के द्वारा प्लेसेंटा का निर्माण होता है। और ये जो प्लेसेंटा है, रेड कलर की चीज, ये मां से जुड़ी होती है। तो मां से प्लेसेंटा की ये गर्भनाल का एक पार्ट जुड़ा होता है और गर्भनाल का दूसरा पार्ट शिशु से जुड़ा होता है, उसकी नाभि से जुड़ा होता है। और यही गर्भनाल जो है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, यही माता से पोषण को शिशु के अंदर ले जाती है। और बच्चा जो भी अपशिष्ट पदार्थों को अपने बॉडी में एकत्रित करके रखता है, तो यही गर्भनाल उस अपशिष्ट पदार्थ को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देती है। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ ये, जो आपको ध्यान रखना है कि नवजात शिशुओं में गर्भनाल के कटने के बाद संक्रमण हो सकता है। मतलब जब कई बार जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा, बच्चे की जचकी होती है तो जो सीनियर दाई होती है, लेडी होती है, या जो सीनियर माँ होती है, वो जब इस गर्भनाल को कट करती है तो हो सकता है उसने अपने हाथों को सैनिटाइज ना किया हो, क्लीन ना किया हो, तो जिस वजह से यह प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि नवजात शिशुओं में गर्भनाल कटने के बाद यह संक्रमण होगा। ये एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस, और दूसरे स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, और दूसरा है ई कोलाई। ये बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, गर्भनाल में इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं।
कभी अगर गर्भनाल में सूजन हो, लालिमा हो, है ना, अगर उसमें से पस निकल रहा हो तो इसका मतलब है कि गर्भनाल में क्या आ चुका है, इन्फेक्शन आ चुका है। और ऐसे कंडीशन में डॉक्टरी सलाह से या डॉक्टरों के दिशा निर्देशन में रहकर ही गर्भनाल को कट करना चाहिए, ताकि बच्चे को बड़े सुव्यवस्थित तरीके से मां से बाहर निकाला जा सके या बाहर किया जा सके। रोकथाम क्या करना होगा कि जब भी ऐसा कोई कंडीशन मिलती है कि गर्भनाल में कट हो या गर्भनाल से पस आए या गर्भनाल में इन्फेक्शन हो, तो बच्चे के जन्म के बाद बराबर आपको साफ सफाई करनी है गर्भनाल की, और क्लोरोहेक्सिडिन से नाल की देखभाल करनी है। मतलब एक तरह का ये एक सब्सटेंस होता है, रसायन होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो मेन जो चीज है ना वो आपसे जो पूछी जाएगी कि गर्भनाल में संक्रमण का कारण क्या है, याद रखिएगा ये जीवाणु है, 2 जीवाणुओं के नाम लिखे हैं, और गर्भनाल में संक्रमण से किस किस को खतरा होता है। तो गर्भनाल में संक्रमण से मां को भी खतरा होता है और गर्भस्थ शिशु को भी खतरा होता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ ये जो चैप्टर है स्टूडेंट आपका डिसीज वाला, जो सबसे लास्ट चैप्टर है यूनिट 1 का, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, लेवल थोड़ा हैवी इसलिए किया गया है क्योंकि आप लोगों ने शायद 2017 का पेपर नहीं देखा है स्टूडेंट। जिन लोगों को ये हैवी लग रहा है, जरा एक बार 2017 का पेपर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको और भी डीप पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है, जिन्होंने यहां तक पूरा वीडियो देखा होगा वो जरूर क्या करें, सेशन को लाइक करें। और हाँ, लेवल महिला पर्यवेक्षक का इसी तरह से होगा, बिल्कुल यही लेवल होता है। लेकिन यदि आप और भी सोर्सेस से पढ़ पाए, करंट बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए, गवर्नमेंट के डाटा आते रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। मतलब करंट से यदि आप फैमिलियर होकर चलेंगे तो आपसे 5 से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये सेशन को यहीं करते हैं क्लोज। थैंक यू।